लस्टर तो मेटल चाहे जितनी छोटी बड़ी है उसका पीस जितना छोटा बड़ा है, मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल, दैट इज इंटेंसिव। समझ में आई बात? का मतलब हुआ अगर आपके पास मास है तो वो एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम है तो एक्सटेंसिव है, सो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव, इट मीन्स द डेंसिटी इज इंटेंसिव। और if it is not ratio but the amount is specified, then it is intensive. As we said, specific heat, it means amount is specified 1 gram. So 1 gram substance के टेम्परेचर को आपने 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जितनी हीट दी, दैट इज स्पेसिफिक हीट। अब वो सब्सटेंस 10 ग्राम था, 20 था, 50 था, 100 था, 200 था, उसमें से हम तो एक ही ले रहे हैं ना। इट मीन्स दैट इज द सेम इज मोलर हीट कैपेसिटी। आप 1 मोल ले रहे हो, उसके मीन्स उस 100 से ले रहे हो, आप 50 से ले रहे हो, कितने से ले रहे हो, इट हार्डली मैटर, बट दैट इज इंटेंसिव। इज इट ओके और नॉट? सो दिस टेबल shows something. Chemical potential, you did E naught values. E naught values, you just said volt. Am I right? And we said over there, E naught is not directly related to number of moles. It is indirectly related through delta Z naught, as delta Z naught is minus NF E naught. Am I right? It means that value is only given for E naught, and that is fixed. If we have in concentration, concentration is mentioned as mole per liter, mole per kg. Concentration is not mole. Concentration means आपने कितने कंटेनर में बनाया है उसको। Density, density is mass per unit volume. स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन होती है? डेंसिटी को तो बोलते हैं, बट डेंसिटी इज यूनिट मीन्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज विदाउट यूनिट। डक्टिलिटी, ऐसा नहीं है कि आपने छोटी सी वायर ली तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग होगी, अगर आपने बड़ी ली तो उसकी अलग होगी। आप चाहे कान में लगाओ कुछ गोल्ड का, चाहे नाक में लगाओ, छोटा लगाओ, बड़ा लगाओ, डक्टिलिटी विल बी सेम। इलास्टिसिटी, यू नो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, resistivity is, there are 2 things, one is resistance and one is resistivity. Getting? Resistance is extensive property, resistance of the whole metal piece, but if that resistance is of 1 centimeter square area, 1 centimeter length, that is per unit volume का resistance is, resistivity will be a fixed value, will be intensive property. We having hardness. हार्डनेस ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन में ज़्यादा होगी दूसरे में कम होगी। हार्डनेस इज मेजर्ड इन ppm. मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन, मैलिएबिलिटी, जब डक्टिलिटी कहा तो मैलिएबिलिटी आ गया। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये नहीं है कि आपने 1 गिलास पानी का बॉयल करना है तो जल्दी होगा, और 1 बकेट बॉयल करनी है तो लेट होगी। ये तो सही है पर टेम्परेचर सेम होगा। मैंने आपको टाइम के साथ गुमराह किया है। टाइम तो ऑब्वियस है कि भाई कम लगेगा अगर 1 गिलास पानी को आप बॉयल करो, बट टेम्परेचर इज सेम। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रीजिंग कहीं हो गई कहीं नहीं हुई, बॉइलिंग कहीं हो गई कहीं नहीं हुई, मेल्टिंग कहीं हुई कहीं नहीं हुई। इस टेम्परेचर पे जहां भी होगा मेल्टिंग हो जाएगी। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, अगर मैं एब्जॉर्प्टिविटी बोलूं तो, पर मोलर बोल दिया,
मीन्स 1 मोल की बात हो गई। प्रेशर, वी हैविंग स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो स्पेसिफिक हीट भी हो सकती है या मोलर हीट कैपेसिटी भी हो सकती है। एम आई राइट? स्पेसिफिक वॉल्यूम, जब किसी टर्म के साथ या तो लग गए पर, ठीक है, पर लग गए का मतलब वह इंटेंसिव हो गया, पर मोल, पर ग्राम, एम आई राइट, पर यूनिट वॉल्यूम, इट मीन्स temperature, viscosity, this all. Then we having the extensive properties. Energy is enthalpy. If we want say, see these things will matter a lot. आगे मैं जा रहा हूं न्यूमेरिकल की तरफ। Energy or enthalpy, when you say as it is, that energy or enthalpy is extensive. Am I right? Is extensive means the unit will be kilojoule. Is it okay? When it is entropy, entropy is again like enthalpy. If you are talking about entropy of the reaction, that is extensive. The unit will be joule per Kelvin. आप पर केल्विन के साथ मत रिलेट करिए उसको। Joule per Kelvin per mole, when it will be, then it will be intensive. Getting or not? We are having Gibbs energy. Gibbs energy is related to enthalpy. And when enthalpy is extensive, Gibbs energy is also extensive. Length कितनी है? पार्टिकल नंबर विल डिपेंड अपॉन कितने मोल हैं। 1 मोल है तो फिक्स है, अगर 10 मोल हुए तो चेंज हो जाएगा। चेंज है वो गैद्रो नंबर नहीं होगा, वो कह रहा पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स, volume, magnetic moment, we did electrical charge, weight. This is heat of combustion. Although we will do it detailed later on, but heat of combustion, the unit will always be kilojoule per mole. Means what does it mean? Kilojoule per mole. अब हम समझने लगे हैं थर्मोडायनेमिक्स को। Combustion is the amount of heat evolved when 1 mole of a substance undergo combustion in the presence of एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। आपने कुछ ध्यान से नहीं सुना। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स आप जो है इसको देखने वाले नहीं हैं, इसको छोड़ दीजिए आप, इसके अलावा बाकी सब कुछ बैलेंस करिए। अगर आपने इसको बैलेंस किया, CH4 के आगे आपने कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डाला, you fail to call it heat of combustion, then it will become enthalpy. So this is the answer. कि शुरू में when I was discussing mole, तो मुझसे किसी ने पूछा, एक क्वेश्चन किया था हमने बेंजीन की कंबशन, और उस बेंजीन की कंबशन में ऑक्सीजन थे 15/2,
तो मैंने आपको जब मोल शुरू किया वहीं से शुरू कर दिया. सी, वी नॉर्मली डोंट टेक molecularity in fraction. Normally we don't take. Normally means molecularity is theoretical. मैंने कहा था आपको सपने फ्रैक्शन में नहीं देखने चाहिए, पूरे देखना चाहिए. ये नहीं देखना चाहिए कि पेपर मिल गया, ये देखो कि मैंने टॉप किया. थ्योरी की कोई लिमिट नहीं है. बताया था जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. कवि इज इमेजिनेशन. पंडित जी आपका जन्मदिन की पूजा कर रहे होते हैं और पूरे देवी देवता आपके सामने सिर्फ उस छोटे से पोर्शन में आ जाते हैं. ये अब आप गणेश जी का स्थापना कर रहे हो, अब आप देखो उनको टीका लगा रहे हो, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे गणेश जी को टीका लग रहा है. सो दैट इज इमेजिनेशन. इसका मतलब हुआ उसमें आपने अगर 15/2 किया था तो इसलिए कि इक्वेशन में लिखा था कंबशन ऑफ बेंजीन, एंड कंबशन इज ऑलवेज रिटन फॉर 1 मोल. एक और चीज आप इंटेंसिव में ऐड करें, उसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू, कि कौन सा फ्यूल कितना अच्छा है. Calorific value. Calorific value is always per gram. Per gram means, are you getting? यहां देखिए CH4 की कंबशन की तो कुछ हीट इवॉल्व हुई. गेटिंग? इथेन की कंबशन की तो कुछ हीट इवॉल्व हुई. बेंजीन की कंबशन की तो कुछ हीट इवॉल्व हुई. पूछा गया अब हीट इवॉल्व हुई इज ऑल पर मोल. पूछा गया कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है. इसका मतलब मीथेन की जो कंबशन थी पर मोल, मतलब उसको आपने 16 से डिवाइड कर दिया, अब वो आ जाएगी पर ग्राम. जहां इथेन था आपने उसको 30 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया किलो जूल पर ग्राम. वो कहता है कि पर मोल कंबशन किसी की ज्यादा हो, जरूरी नहीं है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है. का मतलब हुआ हो सकता है उसका मोलर मास ज्यादा हो. तो कहता है कि पर ग्राम जितनी वैल्यू आई दैट मे बी इन किलो जूल पर ग्राम, और मे बी इन, अगर कंबशन की बात हो रही है, दैट विल बी किलो जूल पर ग्राम. इज इट ओके? इसके बाद अगर मैं इस कंबशन की बात करूं तो मैं यहां लिखूंगा डेल्टा एच सी इज, जो भी कोई वैल्यू आई माइनस एक्स किलो जूल नहीं लिखूंगा मैं. पर अगर मैं ऐसा करता हूं कि जी मैं इधर CH4 को 2 कर देता हूं, द वैल्यू विल बी इन किलो जूल, क्योंकि आपने 2 कर दिया, वो 2 मोल के लिए होगी. 10 कर दोगे 10 मोल के लिए हो गई. बट व्हेन particularly it is called heat of combustion, then we always used to write it as kilojoule per mole. का मतलब हुआ you will never balance this. जिसकी combustion हो रही है, आप definition देख लो, the amount of heat evolve when 1 mole undergo combustion. इसलिए आज हमें वो आंसर मिल गया कि जब हमने बेंजीन की कंबशन में C6H5 में 15/2 O2 डाले थे, तो भाई वो फ्रैक्शन में क्यों था? क्योंकि वहां कंडीशन लगी है कि आपने सिर्फ 1 मोल की कंबशन करनी है. आप ध्यान दें. इसी के साथ एक और चीज हम जो लिखते हैं हमेशा, दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन. आप किसी भी इक्वेशन को ध्यान में रखें और बात करें कि फॉर्मेशन इज ऑलवेज फॉर, आधे क्वेश्चन तो आपके यही आंसर हो गए. मींस आपको बोल दिया गया
कि भाई N2 और O2 या N2 और H2 ने मिलकर अमोनिया बनाया। दिस इज N2 प्लस H2 गिविंग राइज टू अमोनिया। 2N2 giving rise to 4NH3 is 6H2, and he said delta H is minus 180। और मैं कोई भी वैल्यू नहीं लिखता, मैं लिख देता हूं कि दिस इज x किलोजूल। आगे क्या लिखूं? कुछ नहीं। राइट नाउ दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विच इज एक्सटेंसिव। आपको बोला कि आप इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालें। आपने कहा द वैल्यू इज x/4 किलो जूल। यस नो? इट मीन्स दिस इज एंथैल्पी, ठीक है, और ये जो है ये एक्सटेंसिव है। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक हो गया। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपको ध्यान हो तो न्यूट्रलाइजेशन के दौरान आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप जब भी न्यूट्रलाइजेशन करें तो कभी भी मोलैरिटी ना लें, नॉर्मेलिटी लें। इट मीन्स दिस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन किलोजूल पर ग्राम इक्विवेलेंट। यस और नो? किलोजूल पर ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आ गई एक्सटेंसिव इंटेंसिव की कहानी? आइए आगे। वो कहता है कि इंटरनल एनर्जी क्या है? किसकी इंटरनल एनर्जी? सिस्टम की। सिस्टम कौन है? सिस्टम है जिसको आप देख रहे हो। आप एक पक्षी को देख के भावुक हो गए कि उसने कैसे उड़ान भरी। उसने कैसे उड़ान भरी, मैं उसका कंट्रीब्यूशन कम है और जो उसने इनहेरिट किया है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। हमारे दादा परदादा भी अगर थोड़ी थोड़ी फ्लाइट लेते तो आज हम ट्रैफिक में नहीं होते। हमने भी इनहेरिट कर लिया होता। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत हाथ पांव मारे होते तो हम तो पूरी फ्लाइट भर रहे होते। इसलिए अभी भी आप शुरू कर दो। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज, जहां से वो सिस्टम ऑरिजिनेट हुआ है। इंटरनल एनर्जी का आप चल पा रहे हैं, खा पी रहे हैं, केमिस्ट्री समझ पा रहे हैं, कुछ चीजें आपने इनहेरिट की हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज इनहेरेंट एनर्जी possessed by a system. So internal energy is inherent energy. इनहेरेंट मतलब इनहेरिटेंस से। समझ में आ गई बात? This internal energy is represented by delta U. तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, आप सुबह से लेके शाम तक क्या क्या करते हो,
तो कहीं आप रोटेट कर रहे हो, तो कहीं आप वाइब्रेट भी कर रहे हो। पर आपकी पूरे दिन कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी किसी की रोटेशनल थी, कितनी वाइब्रेशनल थी, कितनी ट्रांसलेशनल थी, कितनी न्यूक्लियर थी, पता नहीं। तो क्या पता है कि टोटल कितनी थी? यस और नो? इसका मतलब हुआ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ internal energy is that we cannot find out the absolute value of internal energy. Absolute value का मतलब क्या हुआ भाई? U नहीं कर सकते हम कि काइनेटिक कितनी है, पता नहीं। We cannot find out the absolute value, but we can find out the internal energy change. कोई कंफ्यूजन? दूसरी बात, दो तरह के फंक्शंस होते हैं, दो तरह की सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है उसको आप बोलते हो स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मीन्स इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। सो पढ़ाई इज रिजल्ट ओरिएंटेड, दिस इज अ स्टेट फंक्शन। We are studying chemical thermodynamics, and in chemistry work here is energy. But chemistry says कि आपने सुबह बिस्तर से उठे, आंखें खोली, उठे तो बाद में, आंखें खोली उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत है। आप किसी का भाषण सुन रहे हो, उसको समझने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। केमिस्ट्री में हीट एंड वर्क आर बोथ पाथ फंक्शंस। का मतलब हुआ एक आदमी ने सामान उठाया, लिफ्ट का बटन दबाया, 5th फ्लोर पे पहुंच गया, दूसरा जो है वो सीढ़ियां चढ़ के आ रहा है। तो केमिस्ट्री कहती है कि भाई उसने ज्यादा काम किया है क्योंकि उसने ज्यादा एनर्जी लगाई है। अब स्टेट फंक्शन की जो भी प्रॉपर्टी है, डेल्टा H is state function, डेल्टा G is state function। कोई भी स्टेट फंक्शन किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो होता है। इसलिए when we will doing the Hess's law, we will say that if any physical quantity is state function, you add it, subtract it, multiply it, divide it, nothing will happen because that depends only on initial and final state. That is the basis of Hess's law of constant heat summation, जो कहता है whether reaction occurs in single step, state functions can be multiplied, divided, subtracted algebraically। अलजेब्रा में आपको बोल दिया कि ये डाटा यहां से प्रूव करो कि क्या x + y 5 है कि नहीं है। तुमने सारा कुछ करके देख लिया, जिसको उल्टा करना था उल्टा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, देख लिया है कि नहीं है। समझ में आ गई बात? सो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, state function means internal energy for reversible process will be 0। state function means ये reactant है,
ये प्रोडक्ट है, इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की कुछ है, फिर इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की कुछ है, और फिर आपने इंटरनल एनर्जी चेंज निकाला जो प्लस भी आ सकता है, जो माइनस भी आ सकता है, मीन्स this can be endothermic, this can be exothermic. अभी बोलना ठीक रहेगा, when it is exothermic the reaction is proceeding with decrease in energy. मैं खड़ा हूं, जैसे मैं बैठूंगा आई एम एट हाई एनर्जी स्टेट, सो व्हेन आई विल टेक द सीट दैट इज ऑफ लो एनर्जी, द डिफरेंस विल बी released, and that release energy is giving me or comparing how much stable I am. तीसरी बात, internal energy is calculated with the help of bomb calorimeter. And that is Z delta T. Delta T is the change in temperature. Thermometer लगा हुआ है. Z is the heat capacity. What do you think heat capacity is? Extensive, intensive? So delta U is also extensive. And if mass will be given, you will divide that by molar mass, and that will give you the mass upon molar mass, that will give you the value of internal energy. What should I say extra over here? I won't be saying right now. या आप लिख दीजिए, आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए. डेल्टा यू इज हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट. बट द क्वेश्चन इज हाउ. इट मीन्स This is what we are supposed to do, जो हमने प्रूव करना है. अब आप देखिए कि इंटरनल एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने लिखा कि भाई एक तो जो है एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक ये स्टेट फंक्शन है, किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो हो जाएगा. ये डेल्टा यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. हमने कहा दिस इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर. नाउ इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, सामने कुछ साइन कन्वेंशन है. साइन कन्वेंशन का मतलब हुआ जब सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा होगा. Am I right? Heat is absorbed by the system. It will be a positive sign, that is greater than 0. If system is
गिविंग हीट टू द सराउंडिंग, am I right? इस टाइम बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है और इस रूम का टेम्परेचर कम है. इट मीन्स this time the heat is flowing from surrounding to the system. So there is heat is taken positive. One thing is there कि एक आदमी जो है सीधा खड़ा है का मतलब उस आदमी की बाउंड्री के बाहर जो है वो सराउंडिंग है. अब आपने मुझे कहा कि सर आप अपने हाथ तो उठाओ, कितना मुश्किल काम, क्योंकि मुझे सराउंडिंग को बाहर धकेलना है. और जब मैं अपने हाथ उठाता हूं तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है. मैं सारा दिन ऐसे खड़ा रहूं तो हालत पतली हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने हाथों को अपने को खड़े रहने के लिए उस एनर्जी का यूज किया है. मैं इस टाइम एक सिस्टम हूं. इट मीन्स when a system is expanding, this is doing work on the surrounding. And in chemistry, work done by the system is a negative work. क्योंकि यहां मैंने कहा एनर्जी ही प्रधान है. It means the work done by a system is taken as negative, and that is what? Work of expansion. Yes, no? So आगे बेटा कहीं वर्क ऑफ एक्सपेंशन आएगा तो हम उसका साइन नेगेटिव लेंगे. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. On the system is gain of energy to the system. It means this should be taken positive. So anywhere where there will be work of what? Compression. The work is done on the system. Is it okay? ये क्यों कहा गया कि आगे देखें. What is enthalpy? What is enthalpy? Enthalpy is the another form of energy. आप ध्यान से सुने कि एक मजदूर है, वो बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए अमूमन 50 किलो वजन उठा लेता है. ठीक हो गया. सो अब 50 किलो आराम से उठा लेता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी 50 किलो की है. आज बाहर सनी डे था और उसने कहा आज मुझे ज्यादा काम करना है, पता नहीं शाम को घर वालों को खाना दे पाऊंगा या नहीं. बोले मौसम भी अच्छा, आज उसने 50 के बजाय 10 किलो और उठा दिया. इंटरनल एनर्जी तो कितने की थी? 50 की. एक्सटर्नल फैक्टर ने उसको खुश कर दिया और उसकी इंटरनल एनर्जी में एक्सटर्नल फैक्टर एड अप हो गया. तो जनवरी के दिन थे, देखा बर्फ पड़ी है 50 किलो, आज तो मैं 20 किलो भी नहीं उठा सकता. का मतलब हुआ कि एक्सटर्नल फैक्टर ने उसकी इंटरनल एनर्जी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर दिया. इसका मतलब जब उस इंटरनल एनर्जी के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करें उसको और वो अफेक्ट ना भी करें, ऐसा भी हो सकता है. 50 किलो तो तब भी उठाएगा ही, पर वो फैक्टर पॉजिटिवली भी उसमें एडअप हो सकते हैं और नेगेटिवली वह एडअप हो सकते हैं. सो एंथैल्पी इज
द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि पीबी लिखो तो उसके अंदर पीबी भी आ जाता है और टेम्परेचर भी आ जाता है, बिकॉज पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। अब आपने कहा कि सर हम एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी तो निकाल नहीं सकते, कि निकाल सकते हैं, तो क्या हम एब्सोल्यूट एंथैल्पी निकाल पाएंगे? एंथैल्पी तो एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल एनर्जी में एडअप या सब्ट्रैक्ट हुए ना। अगर आप एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते तो आप एब्सोल्यूट एंथैल्पी कैसे निकालोगे? मीन्स देयर बाय कि अगर ये HR है, ये HP है, ये UR है, ये UP है, ये PR V है, तो ये PV है। अगर ये PVR है तो ये PVP है। का मतलब उस सिस्टम के अंदर वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। आप एब्सोल्यूट उसको नहीं निकाल सकते तो आप एब्सोल्यूट इसको भी नहीं निकाल सकते। इसलिए आपने देखा कि उस दौरान क्या क्या हो रहा है। अब ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो, वी ऑल नो दैट PV इज nRT. Yes or no? When the volume pressure is constant, volume is changing, it will affect the number of moles. का मतलब हुआ मेरे पास इतना सा कंटेनर है, उसके अंदर एक पॉइजनस सॉलिड है, मैंने उसकी कैप खोल दी, जितने को सॉलिड टच किया सब फ्री हो गए नीट से। उसी के अंदर अब लिक्विड लिया तो अब फ्री होने वालों की तादाद ज्यादा बढ़ गई। उसी के अंदर गैस लूंगा तो सब मेरे को छोड़ के। का मतलब हुआ चेंज इन वॉल्यूम इज अफेक्टिवली स्टडीड फॉर द गैसेस। इसलिए दिस व्हेन यू आर राइटिंग इट PV is nRT, it means you are writing it PVR is nRRT. The capital R is gas constant. So this is reactant and this is NR. So it means PVP is moles of product, where R is gas constant, T is constant. It means P into VP minus VR is equal to NP minus NR, but मैंने कहा this will be only taken off the gases. It means from here I should say that P delta V is delta NGRT. Am I right? From here, what should I say? I should say that it is HP minus HR. Yes, no? Is equal to UP minus UR. Yes, no? Plus P into VP minus VR plus V into PP minus PR. Yes, no? So from here I should say I'm getting it as delta H equal to delta U plus P delta V plus V delta P. Yes, no? If the process will be isochoric,
Isochoric means delta V is 0. When delta V is 0, this equation will become that delta H is equal to delta U plus P delta V. Am I right? P V delta P है ना, V delta P. When the process will be isobaric, then delta P will be 0. Then this equation will be delta H equal to delta U plus P delta V. Is it okay? So these are for the different processes. अब अगर आप एंथैल्पी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वो साथ साथ होती रहेंगी. हम ये कह रहे हैं कि एंथैल्पी दो तरह की है. किसी रिएक्शन में या तो हीट इवॉल्व हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हुआ कि जो रिएक्टेंट था वो हायर एनर्जी पे था और जो प्रोडक्ट है वो लोअर एनर्जी पे है. इसका मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होगा. और आप ध्यान दें कि द रिएक्शन विद डेल्टा एच नेगेटिव, they are favored by energy factor because they move from higher energy to low energy. So we are having so many types of different exothermic reactions, and the one thing common in these all exothermic reaction is कि आपको ये रिएक्शंस बहुत फास्ट नजर आएंगी बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम हाई एनर्जी टू. का मतलब वो दिन में इतना काम कर लेते हैं कि उनकी नींद रात को बिस्तर नहीं ढूंढती है. एंड हर रात को हम अपनी लो एनर्जी स्टेट में चले जाते और फिर दिन से सारा दिन हाई एनर्जी स्टेट में रहते. एंड the law of conservation of energy is followed. इसका मतलब वो जब सो रहा होता है, सबसे हेल्दी नींद वही सोता है, हमारा मजदूर भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी दिन में उसी ने लगाई है, इसलिए उसको नींद भी ज्यादा साउंड चाहिए. अगर एनर्जी फैक्टर के हिसाब से देखें तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, दे आर in the decreasing order of energy from high energy to low energy. हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कंबशन से उल्टा काम हो रहा है. सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव, फिर भी हो रहा है, आप थोड़ी करवा रहे हो. अब वो क्यों हो रहा है उसके पीछे हम आगे रीजन ढूंढेंगे. तो आपने किसी भी चीज के लिए हीट की जरूरत है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक में आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाते हो. इट मीन्स यू आर समहाउ मूविंग फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी. रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहां समझना होगा.
कि हुआ यूं कि एक बच्चा धूप में खेल रहा था, कि नजर उस बच्चे पर कम और उस बॉल पर ज्यादा थी। वो बच्चा उस बॉल को वहीं ग्राउंड में छोड़ के चला गया। तो अब ध्रुव उस बच्चे उस बॉल की तरफ बढ़ रहा है। दिस बॉल इज absorbing heat, so Q is positive. ये बॉल मैदान पे पड़ी हुई है, इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है, मे बी पोटेंशियल एनर्जी, मे इट कैन हैव अदर एनर्जीज। इसका मतलब हुआ जब ये ग्राउंड पे पड़ी हुई है तो इसके अंदर ये तो ऑलरेडी है, और ये बॉल इस टाइम सिस्टम है। और मैंने कहा बॉल रबड़ की बॉल है। रबड़ की बॉल है तो जैसे ही ध्रुव इस बॉल की तरफ बढ़ा, अब वो बॉल उसके हाथ में है, उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी हो गई और वो बॉल रबड़ की बॉल है, का मतलब वर्क ऑफ कंप्रेशन। इसका मतलब हुआ जब वो इसके हाथ में है और जब वो धूप में थी तो उसके में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है, इज Q and work is P delta V. So from here we should say delta U is QV plus P delta QV, अभी नहीं कहूंगा, Q plus P delta V. Yes or no? And let us say the process is isochoric. Then what you will do? Delta U will be Q क्या V. Am I right? This is that internal energy is defined as the heat absorbed or evolved when the volume is kept constant. It means bomb calorimeter में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है। या एक सिचुएशन ये है तो दूसरी सिचुएशन ये है, हो ऐसे भी सकता है कि उस बॉल को किसी ने भी नहीं उठाया, ठीक है, बॉल रबड़ की है, हीट एब्जॉर्ब की, एक्सपेंड हो गई। When the system expand, the work is done by the system on the surroundings, so it will be U1 plus Q minus P delta V. Yes, no? It means U2 minus U1 is equal to Q भी प्लस हो सकता है, Q भी माइनस हो सकता है, is it okay? It means from here I should say delta U plus P delta V is equal to Q. Yes or no? आप इसको इधर देखें जहां पे आपने डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V but at constant pressure. So don't you think this is the same equation over here? Delta U plus P delta V is Q. But at constant pressure, it means I should say delta U plus P delta V is delta H, yes, no? And delta U plus P delta V is Q. This delta H is there, but for which process? Isobaric process. So should I say this should be QP? So should I say from here that if delta U is QV, delta H is QP,
means enthalpy is defined as the heat absorbed or evolved when the pressure is kept constant, and internal energy is defined as the heat absorbed or evolved when volume is kept constant. इसी के बेस्ड आपसे पूछा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी. जस्ट सी हियर, अभी बेटा आपने लिखा डेल्टा एच एस डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. आपने कहा कि अगर किसी रिएक्शन में गैसियस कंपोनेंट है, दैट विल produce the measurable change in the number of moles of gases, will produce the measurable change in the volume. Am I right? It means from here I should say delta H is equal to QP. No. Delta U is equal to QV. It means from here I should say that QP is equal to QV plus delta NG RT. अब ये डेल्टा NG तो भाई पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा. का मतलब हुआ, हो सकता है कि एक्सटर्नल कंडीशन का इंटरनल एनर्जी पर कोई फर्क ही ना पड़े. डेल्टा एनजी अगर जीरो हुआ कंडीशन नंबर एक, तो क्यूपी क्यूबी के बराबर हो जाएगा. यस नो. का मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं. पर ऐसा कब कब हो सकता है, बताइए, ऐसा कब कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है इज नंबर एक. ऐसा तब हो सकता है कि गैसियस मोल्स प्रोडक्ट में जितने हो उतने ही रिएक्टेंट में भी हो. यस और नो. हो सकता है कि क्या गैसियस मोल्स ना तो प्रोडक्ट में है ना रिएक्टेंट में है. का मतलब हुआ वहां कोई गैस है ही नहीं, या तो वहां कोई सॉलिड है या वहां कोई लिक्विड है. क्लियर हो गया या नहीं? दिस इज कि कब क्यूपी क्यूबी बराबर होगा. बात नंबर दो की बात हुई कि भाई क्यूपी क्यूबी से बड़ा कब होगा. हो सकता है कि डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो. यस नो. का मतलब गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से बड़े हों. यस नो. और तब मुझे कह देना चाहिए QP विल बी ग्रेटर देन QV. बोल देना चाहिए या नहीं? क्लियर हो गया? बात नंबर 3, अगर डेल्टा NG नेगेटिव हुआ, बेटा नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, means thereby QV will be greater than QP. Yes or no? So let us come to the numericals. Combustion of benzene
what will be QP QB relationship? Combustion of benzene. What will be QP QB relationship? का मतलब हुआ C6H6 कौन होता है बेटा? लिक्विड प्लस O2 giving rise to CO2 plus, and we said that enthalpy of combustion is किलोजूल पर मोल. इट मीन्स इसके अलावा आप सबको बैलेंस कर सकते हो. C6 means 6 CO2, C6H6 means 3 H2O, and hence there will be 15/2 O2 gas, from where we can get delta Nz is equal to 6 minus 15/2 is minus 3/2. It means QP is equal to QV minus 3/2 R into T, means R is gas constant whose value is 8.314 joule per Kelvin per mole, can be its value can be 0.0821 atmosphere liter per mole per Kelvin. Its value can be 82.1 atmosphere milliliter per Kelvin per mole. 4.2 joule is 1 calorie. तो कितना है ये? 2 calories per Kelvin per mole. Combustion of acetic acid. Combustion of acetic acid. H is 2H2O, C is there, 2 2s are 4 and 2, 6 means 2O2. This is gas, this is gas, this is liquid. So from here I should say delta Nz is 0, hence I should say QP is equal to QV. Thank you very much.